doing well. We are doing our 6th unit thermodynamics and today's topics are enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, Hess law and its application. Let's start. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है भाई? फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस है, वो किस में चेंज हो जाए, उसकी लिक्विड स्टेट में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन. ठीक है, सॉलिड किस में चेंज होगा? लिक्विड में. और सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा वो कब होगा? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे. ठीक है, तो उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. जब वो सब्सटेंस की अमाउंट आपने क्या लेंगे? 1 मोल. तो 1 मोल सब्सटेंस, कौन सा? सॉलिड सब्सटेंस, उसको किस में हमने चेंज करना है? लिक्विड स्टेट में. किस कब? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो लिखेंगे हम इसको, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of solid substance changes into its liquid state at its melting point, called enthalpy of fusion. Is it clear? For example, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर है H2O. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट है, तो क्या होगा? वो आइस. इसको हमने करना है इसकी लिक्विड स्टेट में, तो H2O लिक्विड, ये हो गया वाटर. ठीक है, तो आइस को अगर हमने वाटर में चेंज करना है, तो 1 मोल आइस को अगर वाटर में चेंज करते हैं तो डेल्टा H है वो होती है 6.0 किलोजूल पर मोल. ये होगी इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इतने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है. तो सॉलिड में आपको पता है क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, और अब लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं. यानी इसको इस स्टेट में लाना है, पार्टिकल्स को अलग करना है, उनके बीच की इंटरेक्शन को हमें तोड़ना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी. इसीलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी. इसीलिए हमने इस पे पॉजिटिव साइन लिखा है यहाँ पर. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है यानी देनी पड़ेगी. तो इतनी एंथैल्पी जो है, इतनी एनर्जी जो है वो उसको देनी पड़ेगी या इसको, तभी वो किस में? वाटर में चेंज हो जाएगा. तो इसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इज इट क्लियर? नाउ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, वेपोराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? हम लिक्विड को चेंज करते हैं उसकी वेपर फॉर्म में, गैसियस स्टेट में. ठीक है, तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन. और एंथैल्पी चेंज वही 1 मोल ऑफ लिक्विड लेंगे और उसको चेंज करेंगे उसकी वेपर स्टेट में. ठीक है, और कब स्टेट में चेंज होगी? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे. ठीक है, तो उस टाइम जो भी एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. तो डिफाइन कैसे करेंगे? द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of liquid substance changes into its vapor form, या आप गैसियस स्टेट लिख सकते हैं, गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, उसमें हमने लिखा ना एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, और अगर भूल गए हैं तो आप उसमें ऐड कर लेना, बाकी मुझे ध्यान है लिखा था एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यहां लिखेंगे मैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल है, H2O लिक्विड है, अब क्या बनाना है? H2O से गैसियस स्टेट.
तो इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। लिक्विड है तो ये क्या होगा वाटर, और ये होगी इसकी वेपर्स या स्टीम लिख सकते हैं हम, है ना, स्टीम लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो डेल्टा एच है, अब ये बताओ यहाँ पर पहले का एंथैल्पी जो चेंज होगी वो एब्जॉर्ब होगी या इवोल्व होगी। देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसियस स्टेट में जब आते हैं तो वो और दूर दूर हो जाते हैं, तो और ज्यादा उसकी इंटरेक्शन को हमें कम करना है या नेग्लिजिबल ही करना है ना, तो उनको दूर दूर करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डेल्टा एच पहली बात तो पॉजिटिव होगी, है ना, तो वो होती है 40.6 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो एक मोल जो है लिक्विड को उसकी स्टीम में चेंज करने के लिए इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो इसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इज इट क्लियर? इसी में आप एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन भी देख सकते हैं। देखो वेपोराइजेशन का अपोजिट होता है कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन में हम लिक्विड से गैसीय स्टेट में लाते हैं, और कंडेंसेशन में गैस को वापस कन्वर्ट किस में करते हैं हम, लिक्विड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था ना वाटर का, H2O क्या किया था हमने, लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट किया था, यानी कि वाटर को स्टीम में लेके आए थे, ठीक है। तो इस टाइम डेल्टा एच आपकी थी 40.6 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब अगर हम कंडेंसेशन की बात करें, ये तो थी वेपोराइजेशन, है ना। कंडेंसेशन में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2O गैसेस से H2O लिक्विड, ठीक है। यहां पर स्टीम थी और ये आपका बन गया उसके अंदर लिक्विड। तो अब स्टीम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, उनको क्या करना है, हमने पास लेके आना है, उनके अंदर इंटरेक्शन होगी। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो है आपको जो क्या हुई थी, देनी पड़ी थी, अब वो क्या होगी, रिलीज। जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, इंटरेक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी इनके अंदर। तो इस ये सेम होगी एक मोल के लिए 40.6 किलोजूल पर मोल, लेकिन वो एनर्जी अब रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। तो जितनी भी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा उसका साइन हमने अपोजिट करना है प्रोसेस के अंदर, और वो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस आपको समझते हो? सब्लिमेशन में क्या होता है, देखो सॉलिड जो सब्सटेंस है उसको डायरेक्ट हमने क्या है, उसकी वेपर फॉर्म में यानी गैसीय स्टेट में हमने उसको कन्वर्ट करना है, बीच में लिक्विड फॉर्म नहीं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, वैसे तो हम जो नॉर्मली देखते हैं सॉलिड होगा उसको हम हीट देंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड को हीट देंगे, फिर वो क्या है वेपर स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सीधे सॉलिड होती है और वो वेपर में ही कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं। डेली यूज में भी आप ऐसे सब्सटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर स्टेट। ऐसे सब्सटेंस है, देखो देखो आपके घर में यूज होता है कैम्फर, देखा होगा आपने, कपूर जो बोलते हैं, कभी भी मेल्ट नहीं होता। उसको बर्न करोगे तो आप उसको हीट दोगे तो वो किसमें, सीधा सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेपथलीन की बॉल होती है जो हम कपड़ों में डालते हैं ना, बॉल होती है जिसमें की वजह से मतलब कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं कपड़ों में, काफी टाइम तक हमें कोई कपड़ा रखना है तो उसमें स्मेल भी नहीं होती है, तो नेपथलीन बॉल रखते हैं, आप यूज करते होंगे घर पे। तो वो भी आप देखोगे कभी भी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट चेंज नहीं होगी, तो वो क्या होती है, डायरेक्ट किसमें, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में एंथैल्पी, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो ये चेंज कन्वर्जन होगा ये बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि सॉलिड से अगर मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर आ ही जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो मेल्ट होगी, लेकिन उससे पहले ही कोई सॉलिड वेपर में चेंज हो जाए तो वो सब्लिमेशन होता है। क्या, देखो सॉलिड चेंज होगा वेपर में, ठीक है, गैसेस फॉर्म में, सब्लिमेशन। लेकिन ये जो प्रोसेस होगी वो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे तो आपको पता है कोई भी चीज क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो मेल्ट होने से पहले ही उसका क्या हो जाए, वेपर में वो चेंज हो जाए तो वो सब्लिमेशन होती है प्रोसेस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही वो चेंज हो जाती है,
तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid substance directly changes into its gaseous state below its melting point. Below its melting point called enthalpy of sublimation. ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो फॉर एग्जाम्पल आयोडीन भी अगर ये सॉलिड स्टेट में है और फिर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है 63.39 किलोजूल पर मोल। ये सॉलिड है, ये गैसेस डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो गई है, कितनी एनर्जी चाहिए? 63.39 किलोजूल पर मोल। तो ये होगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि देखो सब्लिमेशन के अंदर क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में, तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड में और गैस में दोनों की, यानी लिक्विड से जो में कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हम बोलते हैं, उसके चाहिए होती है, और जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो सब्लिमेशन में तो क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो जो एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस में डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, इन दोनों का सम है डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। इज इट क्लियर? तो ये था एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन। नाउ हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये क्या कहते हैं? देखो कई बार क्या होता है, एक रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो रही है, कई बार हम देखते हैं मल्टीपल स्टेप में भी हो रही होती है, तो कोई भी रिएक्शन है वो चाहे एक स्टेप में हो या उसको आप मल्टीपल स्टेप में करके वहां तक पहुंच जाए, ठीक है, उसी रिएक्टेंट से उस प्रोडक्ट को आपको बनाना है, ठीक है, जो एक स्टेप में हो रही है, और वही रिएक्शन हमने क्या करनी है, डिफरेंट स्टेप्स में करके उसको वहां तक पहुंचाना है। तो आप उसको डिफरेंट स्टेप में कर लो या एक स्टेप में कर लो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आएगी टोटल जो उसमें रिएक्शन में वो सेम ही होगी, चाहे वो एक स्टेप में हो रही हो चाहे डिफरेंट स्टेप में। तो यही है हेज लॉ ऑफ समेशन। ठीक है, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, द हीट और एंथैल्पी ऑफ एब्सॉर्ब्ड और evolved in a reaction, whether it take place in one step or multiple steps, is always same. This is constant heat summation. हेज़ला ने यही दिया था, ठीक है, इज इट क्लियर? तो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि एक रिएक्शन है C+O2, तो क्या बनाएगा भाई, CO2, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो डेल्टा एच रिएक्शन है, इसके लिए क्या करना है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, आपको पता है जब कोई भी जो है फ्यूल है जिसके अंदर कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और वहां पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो वो है -393.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो इसकी ये है डेल्टा रिएक्शंस, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
अब इसी रिएक्शन को हम, अभी हमने क्या किया, एक स्टेप लिया, अब इस रिएक्शन को हम डिफरेंट स्टेप में कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो हम C प्लस हाफ O2 कंबाइन होके क्या बनेगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। एक ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो इसके लिए जो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन है वो है -110.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो CO है ये अनदर हाफ O2 के साथ कंबाइन होता है और फिर क्या बनाता है, CO2, ठीक है। तो इसके लिए जो डेल्टा HR ऑफ रिएक्शन है वो है -283 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब टोटल इस रिएक्शन की अगर हम हीट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनाना है। टोटल अगर आप इसको करके देखो तो इनको कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो C प्लस CO, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं तो कोबार्ड बन जाता है, ठीक है, प्लस हाफ हाफ 1O2 हो जाएगा, यहाँ पर CO प्लस CO2, ये हो जाएगी रिएक्शन, ये इससे कट जाएगा, यानी C प्लस O2 गिव राइज टू CO2, ये वाली आ गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा HR ऑफ टोटल निकालेंगे हम, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो आप इसको कंबाइन करो तो आपको आएगा 393.5 किलोजूल पर मोल। तो आपने देखा ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है चाहे दो स्टेप में हो रही है, तो आपका जो हीट है वो सेम रहेगी, रिजल्टेंट सेम रहा है, -393.5 था, इसमें भी यही था। तो यही है हीट लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ, फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उस रिएक्शन में, तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हम पढ़ चुके हैं सारे, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए हेज लॉ किस तरह से हेल्पफुल है वो देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दे रखा है आपको, उससे हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालनी है, ठीक है। तो रिएक्शन 1 में कार्बन और ऑक्सीजन प्लस कर रखा है, कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दे रखी है। ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, वाटर बनाता है, इसके लिए दे रखी है। और यहाँ पर मीथेन जो दे रखा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इन तीनों का यूज करके हमने उस किसकी, मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो पहले तो हमें रिएक्शन ही चाहिए थी, वो रिएक्शन हमें खुद को ही बनानी पड़ेगी। मीथेन है, मीथेन की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि मीथेन CH4 होता है, फॉर्मेशन करनी है यानी प्रोडक्ट साइड में मीथेन आना चाहिए, ठीक है। CH4 यहाँ गया। अब आप देख सकते हो कि ये कैसे बन सकता है मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बन सकता है, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में अवेलेबल होती है, आपको पता है H2 की फॉर्म में, ठीक है, H2। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो हमें यहाँ पर चाहे 4 चाहिए तो 2 है, ये तो 2 यहाँ पर लगा देंगे हम, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन बन गई, यानी कि ये रिएक्शन की हमने क्या निकालनी है, डेल्टा HR निकालनी है, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। अब इसको निकालना है हमें इन 3 रिएक्शन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन इस तरफ आना चाहिए और 2H2 यहाँ आना चाहिए। अब ये किससे मिल सकते हैं वो आप देखो, कार्बन इस रिएक्शन से मिल सकता है हमें, ठीक है। और यानी कि इस रिएक्शन में ये रिएक्शन प्लस कर दें तो हमें क्या है, ये मिल जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज देखो, यहाँ पर H2 है, यहाँ पे 2H2 है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2H2 हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, अच्छा इनको इक्वेशन नंबर दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 दे देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2H2 प्लस इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा ऑक्सीजन O2 और इस तरफ क्या बनेगा 2H2, पूरा ही मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ये नहीं सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पूरी रिएक्शन को ये गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, अब इसको भी करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, तो डेल्टा RH नोट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,
माइनस का साइन ही रहेगा, किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 571.6 किलो जूल पर मोल। यहां तक आ गई। इस इक्वेशन को भी नंबर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमें क्या क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। ये रिएक्शंस को हमने उस तरफ लेके आना है, तो यानी कि ये इस तरफ करोगे, प्लस करोगे तो ये इस तरफ ऐड होगी, और उस तरफ जाएगी तो माइनस का साइन होगा। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे इन दोनों में से, तो यहाँ माइनस CH4 लिखेंगे तो ये उधर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, है ना। तो इसको माइनस कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है, इनको नहीं सॉरी, इसको और इसको, क्योंकि अब ये रिएक्शन जो है क्या बन गई, ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 4 and subtract इक्वेशन 3 वी गेट। ये जरूर लिखना चाहिए आपने, क्या कर रहे हो आप, कहां से, ठीक है। इज इट क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया है, आगे हम करेंगे, फिर करते हैं, ऐड करिए वो इक्वेशन, चलिए गई अभी, C प्लस O2 था ना, गिव राइज टू CO2, है ना, और इसकी डेल्टा HR थी -393.5 किलो जूल पर मोल। इसमें ऐड करनी है हमने 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। डेल्टा HR मैं सिंपल वे में आपको ऐसे करवा देती हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारी 571.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। C प्लस 2H2 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2O, ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको भी ऐड कर लो, डेल्टा HR ऑफ द रिएक्शंस जो है माइनस का साइन रहेगा, और इनको हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 1 3 4 5, ठीक है, 9 और 7 16 1 8 और 9 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आ गया। अब हमने ये वाली जो हमारी मीथेन वाली थी इसको माइनस करते हैं, तो CH4 प्लस 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2O, डेल्टा HR -890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये करना है माइनस, माइनस जब करोगे तो आपको पता है साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और इसका साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बच गया, ये इससे कट गया, ठीक है, CO2 से CO2, वाटर से वाटर कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, C प्लस 2H2 माइनस CH4, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। अब ये माइनस का है तो हम इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे रिएक्शन आ गई भाई C प्लस 2H2 गिव राइज टू CH4, ये रिएक्शन आ गई, ठीक है। अब इसकी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको करो आप क्या करना है, एक माइनस का है प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर है 11 8, यहाँ पर आ गया आपका 4, और यहाँ पर बच गया 7, ठीक है। 16 में से 9 गए आपके 7, और यहाँ बच गया 8, बस इतना ही। और साइन इतना आ गया भाई किलो जूल पर मोल। साइन उसी का आता है जो बड़ा होता है, कौन सा बड़ा है भाई, -890 और -965 है, तो ये वाला बड़ा है, तो माइनस साइन है इसके ऊपर, तो माइनस आएगा, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -74.8 किलो जूल पर मोल, यानी कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, माइनस का साइन है तो जब एक कार्बन का मोल जो है 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर 1 मोल मीथेन बनाता है, तो उस टाइम जो एंथैल्पी जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 74.8 किलो जूल पर मोल। ये होगी मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसे क्या कहेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल ली, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल ली, किससे, हेज़ लॉ से, क्योंकि हेज़ लॉ क्या कह रहा है कि वो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो रही हो, ये एक स्टेप में हो रही हो, चाहे वो मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, तो उसका जो है हीट कांस्टेंट ही रहेगी। तो वो देखा हमने ये मल्टीपल स्टेप करके
हमने मीथेन बनाया था और यहाँ एक सिंगल स्टेप में बनाया तो वो सेम रहेंगी। तो उसको यूज करके हमने क्या निकाल लिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।